हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो अभी चल रहा है क्रिसमस और न्यू ईयर का छुट्टी। तो अभी सभी का छुट्टी है। तो रिसेंटली हमने एक फ्रेंड सर्कल के साथ बैठे थे, तो वहाँ पे किसी ने हमें पूछा। रिसेंटली उन्होंने एक एमएनसी कंपनी ज्वाइन किया है 9 महीने पहले, और अभी वो बेंच पे है। तो अभी वो बहुत पैनिक है इस सिचुएशन को लेके। तो एक्चुअली अगर हम लोग उनकी बात करें तो प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने 9 मंथ्स पहले एक एमएनसी कंपनी ज्वाइन किया था। वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद 1 मंथ तक उनका इंडक्शन वगैरह सब कुछ चला। उसके बाद उनको एक प्रोजेक्ट अलर्ट हुआ, जो कि एक सपोर्ट प्रोजेक्ट था। उन्होंने वो सपोर्ट प्रोजेक्ट में 1 मंथ काम किया। उसके बाद उनको बेंच में डाल दिया गया, और लास्ट अराउंड 8 मंथ से वो बेंच में 7 to 8 मंथ से वो बेंच में बैठे हुए हैं। तो अभी वो पैनिक इसी बात को लेके हैं कि अभी उनका 9 मंथ हो गया है। तो अभी वहाँ पे 1 साल कंप्लीट होने वाला है, मतलब आफ्टर लाइक 3 मंथ्स उनका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर वो अभी स्विच करते हैं दूसरे कंपनी में, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट कैसे शोकेस करेंगे, क्योंकि तो वो 8 महीने से बेंच पे है ना, और वो सेम चीज़ तो उनको अपडेट नहीं कर सकते कि वो बेंच में बैठे हुए हैं। तो इस सिचुएशन को टैकल कैसे करें, वो उसी सोच में बैठे हुए हैं। तो हमने बहुत लोगों को देखा है ये सब प्रॉब्लम फेस किए हुए। तो इसका एक कॉमन सॉल्यूशन ये है कि आप जब इंटरव्यू में जाओगे, तो आप जो अपडेट करोगे अपने रिज्यूमे में और वहाँ पे जो बोलोगे आप, तो उसी के हिसाब से आपकी इंटरव्यू का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो वहाँ पे आपको बेंच के बारे में बताना नहीं है कि आपने जो प्रीवियस कंपनी था वहाँ पे बेंच में थे या प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। तो इसी प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, जैसे कि इंटरव्यूअर को पता नहीं होता है कि यूजुअली आप बेंच पे बैठे हो कि किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। पर ये भी आप नहीं बोल सकते डायरेक्टली कि आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर वो प्रोजेक्ट के बारे में आपको पूछते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा वहाँ पे। तो अगर आप बेंच में बैठे हुए हो तो वो बेस्ट टाइम है, एक हिसाब से देखें तो वो बेस्ट टाइम है। वो ऐसे ही प्रेशर टाइम, मतलब ऐसे ही अच्छा नहीं है। पर अगर हो गया है आपके साथ तो आप तो उसको बदल नहीं सकते। तो उसको क्या करना है, आपके पास टाइम है, बहुत सारा टाइम है, फ्री टाइम है। उसमें बेंच में यूजुअली क्या होता है, वो लोग कुछ कोर्स वगैरह करने के लिए बोलते हैं, जो कोर्स को आपको कंप्लीट करना होता है। तो 1-2 घंटे का टास्क होता है, वो कुछ मीटिंग्स वगैरह अटेंड करना होता है। तो आप वहाँ पे अपनी स्किल पे ध्यान दीजिए और अपना स्किल को अपग्रेड करने में काम कीजिए। उसके साथ साथ आप एक प्रोजेक्ट, अपने से ही एक प्रोजेक्ट में काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो वहाँ पे आपको तो प्रोजेक्ट शो करना पड़ेगा ना कि लास्ट 1 ईयर आपने क्या किया, लास्ट रिसेंट प्रोजेक्ट आपका क्या था। तो उसको शोकेस करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो जैसे कि मैं एक जावा डेवलपर हूँ, और अगर हम लोग किसी जावा डेवलपर की बात करें, तो यूजुअली आज के टाइम पे जो टेक स्टैक यूज़ हो रहे हैं प्रोजेक्ट में, दैट इज़ लाइक लैंग्वेज के लिए हम लोग जावा यूज़ कर रहे हैं, फ्रेमवर्क स्प्रिंग बूट यूज़ कर रहे हैं। और आर्किटेक्चर की बात करें तो कोई कोई एप्लीकेशन मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में बन रहा है, कोई कोई एप्लीकेशन माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में बन रहा है। तो इसी हिसाब से आपको एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट को डिफाइन करना है, मतलब एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट शोकेस करना है अपनी इंटरव्यू में। तो उसको आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, सिंपली एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं, आप कुछ भी एक प्रोजेक्ट लो, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे और वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करोगे, तो जो इंटरव्यूअर होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्रोजेक्ट क्या था, आपका फिनटेक प्रोजेक्ट था, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट था या क्या था। उनको सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है कि आपने कौन कौन सा टेक स्टैक में काम किया और वो प्रोजेक्ट में आपका क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी था। तो आप यहाँ पे जो 7-8 मंथ्स का टाइम आपको मिल रहा है, उसी पीरियड पे आप एक प्रोजेक्ट सेटअप बनाओ। जैसे कि मैं अगर ले रहा हूँ एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट ले रहा हूँ या फिर एक फिनटेक प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि उसमें आपको शोकेस करना पड़ेगा वो प्रोजेक्ट में कि हाँ, हमने जावा यूज़ किया था और जावा का 1.8 का ये फीचर्स हमने यूज़ किया था। तो उसमें जो फीचर्स आता है, स्ट्रीम एपीआई हो गया, डेट एंड टाइम एपीआई हो गया, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ये सब आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है। उसके बाद आपने स्प्रिंग बूट का यूज़ किया है उस प्रोजेक्ट में, तो स्प्रिंग बूट आपको तो वैसे ही, आप एक एक्सपीरियंस डेवलपर हो तो आपको बेसिक नॉलेज और वो सब चीज़ें आता होगा, मतलब स्प्रिंग बूट और जावा का बेसिक थिंग्स, और जो मतलब एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो जो चीज़ चाहिए वो सब तो आपको आता ही होगा। उसके बाद आपको इंटरव्यूअर को शो करना है कि आपने नया नया टेक स्टैक में भी आपने काम किया है। जैसे कि आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि आपने अपने प्रोजेक्ट पे काफका का यूटिलाइज किया है। तो आप जो प्रोजेक्ट अभी बना रहे हो, मतलब उसका पूरा कंप्लीट कोड लिख के वो प्रोजेक्ट को रन करना नहीं होता है। मतलब आप उसका एक ओवरव्यू बनाओ कि आप जो प्रोजेक्ट शो करने वाले हो इंटरव्यूअर को, वो प्रोजेक्ट कैसे बना था।
तो उसमें आपने बोल दिया कि जावा में बना था और स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क यूज़ किया गया था, जेपीए उसमें यूज़ किया गया था, डेटाबेस आप चूज़ कर लो माई एसक्यूएल जिसमें आपका एक्सपीरियंस है, माई एसक्यूएल में, ओरेकल में, या फिर पोस्टग्रेस सीक्वल, कोई भी डेटाबेस जिसमें आप अच्छे हो, या फिर किसी भी डेटाबेस जो आप सीख रहे हो, मतलब जो आप इजीली डिलीवर कर सकते हो उनको, ऐसा एक डेटाबेस उनको उसी प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट हुआ था बोल के उनको अपडेट करो। उसके बाद कुछ आप एडवांस टूल्स यूज़ करो, जैसे कि मैसेजिंग क्यू टूल्स लाइक काफका और RabbitMQ। तो काफका और RabbitMQ के बारे में आप जब बताओगे उनको, तो हम उनको आपको यूज केसेस देना पड़ेगा। तो जो प्रोजेक्ट आप अपने लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो कि इंटरव्यू में आपको शोकेस करना है, उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप कैसे उसको यूज कर रहे थे, कौन सा गैप को फिल करने के लिए वो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, उसके बारे में रिसर्च करो। तो जैसे कि मैं एक अपना एप्लीकेशन में, हमारा NFR है 3 to 4 लाख रिक्वेस्ट पर डे। तो वो 3 to 4 लाख रिक्वेस्ट और लोड को हैंडल करने के लिए, और वहाँ पे जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर है वो एसिंक्रोनियस कम्युनिकेशन है। मतलब कि एक रिक्वेस्ट हमारा API में आता है तो तुरंत हम लोग एक्नॉलेजमेंट रिस्पॉन्स भेज देते हैं, उसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं अपना टाइम लेके। मान के चलिए आपने इंटरनल एप्लीकेशन में 3-4 API कॉल है, कुछ जनरेशन प्रोसेस है, डेटाबेस स्टोरेज है, बहुत सारे चीजें हैं। तो आप ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को एसिंक्रोनियसली मैनेज कर रहे हो। एक रिक्वेस्ट आया, वहां पे आप सिंपली एक एक्नॉलेज रिस्पॉन्स दे रहे हो, उसके बाद उसको प्रोसेस कर रहे हो, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उनका एक कॉल बैक एंड पॉइंट है, तो इनबाउंड API कॉल में आप उनको रेस्पॉन्स भेज रहे हो। तो ये हो गया एक पर्टिकुलर सिनेरियो काफका को यूज करने का। तो ये आप इंटरव्यूअर को शोकेस कर सकते हो कि हाँ, मैंने काफका अपने एप्लीकेशन में यूज किया है, और ये उस मतलब इस पर्टिकुलर गैप को मतलब फिल करने के लिए काफका मैंने यूज किया था। और इसमें जो बेनिफिट्स हमारे एप्लीकेशंस को हुआ, दीज आर द बेनिफिट्स। लाइक हम लोग हाई NFR को टैकल कर पा रहे थे, हम लोग लोड को हैंडल कर पा रहे थे, क्योंकि आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देखो तो मॉर्निंग से इवनिंग तक कंटिन्यूस सेम रिक्वेस्ट NFR नहीं होता है। मतलब कुछ जगह होते हैं जैसे कि 12 बजे से लेकर 2 बजे तक हाई NFR रहता है, वहां पे मतलब 10,000 15,000 रिक्वेस्ट एक साथ आ जा रहा है, पर मॉर्निंग में और इवनिंग में उधर नहीं होता है। तो उसी सब चीज को मेंटेन करने के लिए हम लोग काफका यूज कर रहे थे। आप ये अपडेट कर सकते हो, और आप काफका को अच्छे से पढ़ लो। तो काफका को पढ़ने के लिए आप किसी भी ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर सकते हो। आज के टाइम पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं। उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए आप किसी भी एक मतलब AI टूल्स यूज कर सकते हो, ChatGPT, क्लाउड AI, कुछ भी यूज करके वहां से एग्जाम्पल एप्लीकेशन ले सकते हो, और उसको स्प्रिंग बूट के साथ इंटीग्रेट करके उसको देख सकते हो। ये हो गया अपना एडवांस टूल। जैसे ऐसे ही आप बहुत सारे एडवांस टूल को सीख के उसका अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से उसको एक मतलब स्टोरी बनाना है सिंपली, तो स्टोरी पॉइंट बना के उनको शोकेस कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज लाइक, आपने जो जावा डेवलपमेंट में क्या क्या फॉलो किया था, तो वहां पे बेसिक होता है अपना यूनिट टेस्ट केसेस। तो आप एक यूनिट टेस्ट केसेस कुछ एक क्राउड ऑपरेशन बना लो, उसके यूनिट टेस्ट केसेस कुछ प्रैक्टिस कर लो, उसके बारे में ईच एंड एवरी डिटेल्स को आप पढ़ लो। तो उसको पढ़ने के बाद आप वहाँ पे बोल सकते हो कि हाँ, हमने यहाँ पे JUnit 5 इंटीग्रेट किया था, मॉकिंग के लिए मॉकिटो इंटीग्रेट किया था, और वैसे ही हम लोग कोड कवरेज निकालने के लिए सोनार क्यूब या जाको को इंटीग्रेट किया था। वो सब आप अपने प्रोजेक्ट में बना लो, मतलब उसको किसी भी ट्यूटोरियल से देख लो। ये हो गया अपना प्रोजेक्ट डिटेल्स। ऑलरेडी आप एक एक्सपीरियंस डेवलपर हो, तो आपको तो बेसिक चीजें पता होगी, जैसे जीरा में कैसे ट्रैक होता है, जैसे रिमोट रिपोजिटरी में डेटा कैसे स्टोर करते हैं, ये सब चीजें आपको और एक बार अच्छे से देख लेना है। क्योंकि आप 6-7 महीने से काम नहीं कर रहे हो, तो ये टच अप चला जाता है, क्योंकि ये अपग्रेड होता रहता है, रोज डेली बेसिस पे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है। तो आपको देखना होगा कि कौन सा अपग्रेड आया, कौन सा नहीं आया, उसी हिसाब से आपको अडॉप्ट करना है उस चीज़ों को। उसके बाद आप डिप्लॉयमेंट प्रोस्पेक्टिव में थोड़ा बहुत सीख लो, कि जैसे कि आप एक जावा डेवलपर हो और आप वहाँ पे बताना चाहते हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जो एप्लीकेशन था वो AWS क्लाउड में था। तो आपको बेसिक नॉलेज अगर उसका होगा, तो वहाँ पे आप इंटरव्यू में उसको अपडेट कर सकते हो। तो इंटरव्यू में बेसिकली क्या होता है कि जब आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी की यूजुअली जब एक इंटरव्यू देने जाते हो, तो आपने रिज्यूम में मेंशन कर लिया, उसी के हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट भी कर लिया गया। पर जब आप इंटरव्यू में बैठोगे, तो इंटरव्यूअर फर्स्ट जो पूछेगा आपको आपके बारे में पूछेगा और आपके प्रोजेक्ट में के बारे में पूछेगा। तो आप वो प्रोजेक्ट के बारे में जो पूछेगा, वहाँ पे जो 5 to 10 मिनट आप स्पेंड करोगे ना, उसमें उसको पता चल जाएगा कि आपने कितना काम किया है और कौन कौन से फील्ड में आपने काम किया है, मतलब कौन कौन सा टेक्नोलॉजी आपने यूज किया है। तो वहाँ पे ट्राई कीजिए कि मतलब अपनी कोर को छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा चीजों में भी आपने जैसे काम किया है, जैसे कि यूजुअली आपको चांस नहीं मिलता है कंपनी में। ये तो बेंच की बात कर रहे हैं, अगर आप बेंच में नहीं भी हो और किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे भी मतलब आपको चांसेस नहीं मिलेगा हर चीज में काम करने के लिए। ठीक है।
तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बेसिक देख लो कि AWS क्लाउड में कैसे एक जावा एप्लीकेशन डिप्लॉय होता है। आप उसके हिसाब से एक स्टोरी अपने प्रोजेक्ट में ऐड करो कि हाँ, हमारे कंपनी में ये था, हम लोग CI/CD पाइपलाइंस यूज़ नहीं कर रहे थे ड्यू टू सम रीजन, कुछ सिक्योरिटी रीजन था, या फिर कुछ क्लाइंट साइड से कुछ था, या फिर कुछ सर्वर का इशू था, कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्शन था जिसकी वजह से हम लोग इनिशियल SIT और UAT एनवायरनमेंट में, या फिर UAT एनवायरनमेंट किसी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में हम लोग CI/CD यूज़ नहीं करते थे, वहाँ पे मैनुअल डिप्लॉयमेंट करते। तो मैनुअल डिप्लॉयमेंट कैसे होता है वो आपको देख लेना है। तो वो भी आप किसी भी ट्यूटोरियल से देख सकते हैं, या फिर किसी GenAI टूल्स, या फिर किसी गूगल सर्च करके आप उसको देख सकते हैं। उसको सिर्फ देखना नहीं है, एक उसका एक तो एग्जाम्पल बना लेना है, मतलब उसका एक तो प्रोजेक्ट बना लेना है, डेमो बना लेना है और उसको सेट करना है। तो जब आप एक डेमो बना लोगे, तो जब आप उसको डिलीवर्ड करोगे इंटरव्यूअर के सामने, तो आपके पास तो वैसे भी कम टाइम होगा ना, तो उसी कम टाइम में आप इजीली उसको डिलीवर्ड कर पाओगे। जैसे कि मैं बोलूंगा कि मैं अपने एप्लीकेशन को AWS सर्वर में डिप्लॉय करता था, तो उसका प्रोसेस क्या होता था, मैं सिंपली अपने एप्लीकेशन को रन करने के बाद सिंपली क्या करता था, जब भी मुझे डिप्लॉय करना होता था तो मैं क्या करता था, अपना जब सर्वर में जाता था, वहां से गिट पुल लेके कोड ले लेता था, उसके बाद मैं वहां से डॉकर इमेज बनाता था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेशन इंजन डॉकर यूज कर रहे थे। तो और डॉकर का जो प्रोसेस होता है वो कैसे बनता था, पहले हम लोग जार फाइल क्रिएट कर लेते थे और जार फाइल को फिर से कन्वर्ट करते थे डॉकर इमेज में। वंस वो डॉकर इमेज में कन्वर्ट हो गया तो उसको आर्टिफैक्ट्री में पुश कर लेते थे, फिर AWS से क्या करते थे, आर्टिफैक्ट्री से उसको पुल करके उसको एग्जीक्यूट करके AWS में रन करते थे। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे टेक्निकल डिटेल्स होते हैं, जब आप एक डेमो बना लोगे तो उसी डेमो के हिसाब से इजीली आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। वैसे ही आप JUnit, Mockito, वैसे ही आप सारे एक्सपेक्ट को सोच लो और उसके हिसाब से एक स्ट्रक्चर बना लो, उसी हिसाब से आप चीज़ों को सीख लो। तो जब आप नेक्स्ट स्विच करने जाओगे, तो जब वहाँ पे आपको पूछा जाएगा, तो आप सिंपली अपना कुछ इंट्रोडक्शन और अपना लास्ट प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हो, और उसमें जो एडवांस टेक्नोलॉजी आपने यूज़ किया है वो टेक्नोलॉजी को बता सकते हो। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से डोमेन में काम करते हो, कि आप मतलब बैंकिंग मतलब फिनटेक में काम कर रहे हो, ई-कॉमर्स में काम कर रहे हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको क्या फर्क पड़ता है कि आपने कौन कौन सा टेक्नोलॉजी में काम किया है, कैसे कैसे चैलेंजेस आपने फेस किया है, उस चैलेंजेस को कैसे टैकल किया है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करता है। तो अगर सिंपली आप ऐसे सोच के जाके इंटरव्यू में बैठोगे तो आपको क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें जो बेसिक सजेशन यहाँ पे है कि आप क्या करो, एक डेमो प्रोजेक्ट बना लो। उसमें मतलब कंप्लीट प्रोजेक्ट फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस बना के चलाना नहीं है, सिंपली जो भी टैग आप बताने वाले हो उस पर्टिकुलर टैग को उस प्रोजेक्ट में यूज कर लो, या तो फिर एक POC बना लो और POC में दैट पर्टिकुलर टैग को आप यूज कर लो। तो जब भी आप ऐसे बनाते बनाते आप चलोगे ना, तो कल अगर आपको डिलीवर करनी होगी वो सारी चीजें ना, तो इजीली आपने वो किया है, रिसेंट पास्ट में आपने उसको किया है, तो आप इजीली उसको डिलीवर कर पाओ। तो इसी हिसाब से आप अपने बेंच वाले थिंग्स को टैकल कर सकते हो। अगर आप बेंच पे भी नहीं हो तो ये सब कर सकते हो, क्योंकि हर जगह पे आपको हर चीज पे काम करने का मौका नहीं मिलेगा। कुछ जगहों पे आप कोई सपोर्ट प्रोजेक्ट में होता है, कोई एक प्रोजेक्ट में होता है जिसमें सिर्फ उसको REST API बनाना होता है, कोई किसी प्रोजेक्ट में जूनियर लेवल डेवलपर लेके चले तो 1 साल 2 साल वाले जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, उनका प्रॉब्लम होता है कि वो लोग बेचारे गए 1 साल तक वहाँ पे यूनिट टेस्टिंग लिख रहे हैं, तो उनको क्या प्रोजेक्ट देंगे वो, तो उनको तो टेक्नोलॉजी मालूम ही नहीं है ना। तो ऐसे ही अपना प्रिपरेशन करके रखोगे तो कल अगर आप इंटरव्यू में बैठोगे ना, तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और सामना वाला को भी लगेगा कि ना बंदे को टेक स्टैक पता है, तो हम इजीली इनको रिक्रूट कर सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट्स होंगे। तो लाइक दैट आप ये सारे प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हो। तो ये वीडियो था कंप्लीटली, अगर कोई बेंच पे है तो कैसे उस पर्टिकुलर थिंग्स को टैकल कर पाए और कैसे अपनी नेक्स्ट कंपनी के लिए वो प्रिपेयर कर सके। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।